अगर मैं आपसे ये सवाल करूं तो आप उसका कभी भी इतना स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाओगे। तुम कौन हो? या कोई खुद से ही पूछे मैं कौन हूं, तो क्या उत्तर दे पाओगे आप? किसे अपना आप कहोगे? क्या ये आंखें मैं हूं, या कान मैं हूं, या नाक मैं हूं, या इन सब को मिला के ये जो चेहरा है ये मैं हूं? या ये हाथ पैर मैं हूं, या बचपन में मुझे जो नाम दिया गया है वो मैं हूं? किसी भी एक चीज़ का आप दावा करोगे, सवाल खड़े हो जाएंगे, नहीं ये तो मैं नहीं हूं। ये बहुत ही हैरानी से भरी बात है। हमारे अंतरतम की गहराई से जो चीज़ इन सब को मैं होने का दावा कर रही है कि ये मैं हूँ, ये सारी चीज़ें मिलकर भी उसके होने का, उसके अस्तित्व का दावा नहीं कर सकती। अगर तुम कहते हो कि ये सब चीज़ें हो, फिर तो एक मरा हुआ व्यक्ति भी जीवित हो सकता था। प्रकृति ने हमें पूर्ण नहीं बनाया, लेकिन प्रकृति ने हमारे अंदर अनंत संभावनाएं रख दी कि एक दिन जाग सकते हो। लेकिन कुछ कमियों के कारण कुछ लोगों को तो उन कमियों का पता ही नहीं चल पाता, सही ज्ञान नहीं उपलब्ध हो पाता, तो ये जीवन का जो अवसर मिला है व्यर्थ चला जाता है। क्योंकि हम मन ज्ञान इंद्रियों के इतने वश में हैं, होंगे भी क्यों नहीं। संसार में इतना आकर्षण जो है, लेकिन जो एक पल ठहर कर इस आकर्षण की प्रक्रिया को देख पाता है, जैसे गौतम बुद्धा वो देख पाए। देखिए, ये बात तो एकदम स्पष्ट है कि एक आम व्यक्ति को तो इतना मामूली सी बात भी नहीं पता कि वो किसी किस्म की नींद में है, लेकिन हमारा मन इतना चालाक है, वो इन कमियों पे ऐसे पर्दा डाल देता है जैसे वस्त्रों के पीछे जख्म छिप जाया करते हैं, या जैसे कोई मुस्कुराहट के पीछे दुख छिपा लेता है। दूसरा कारण ये भी है, व्यक्ति अपने मन और शरीर की गहराइयों को कभी भी जानने की कोशिश ही नहीं करता, इतना भी वक्त नहीं है उसके पास। आप जानते हैं साइंस, आधुनिक विज्ञान की सबसे बड़ी देन क्या है हमें? हमारे वक्त को बचाना। हम पहले साइकिल पे सफ़र किया करते थे, हमारे वक्त को बचाने के लिए मोटरसाइकिल की खोज की गई। और ये कितनी हैरानी की बात है, आज ही के व्यक्ति के पास समय नहीं है कि वो अपने आप को ही जान सके। अगर विज्ञान ने इतनी तरक्की की है, हमारा समय बचाया है, फिर भी हमारे पास इतना समय नहीं है, तो क्या हम ये मान लें कि साइंस का समय बचाना एक अंधविश्वास है? लेकिन ऐसा तो नहीं है कि विज्ञान अंधविश्वास है। फिर सवाल ये है कि व्यक्ति कहाँ पे इतना व्यस्त है। पुराने समय की अगर बात करें तो गौतम बुद्धा ने ऐसे तथ्यों को, ऐसे सत्यों को कहा है जिसकी आम व्यक्ति, आज के समय का व्यक्ति तो कल्पना भी नहीं कर सकता। भारत के धर्म ग्रंथों में ऐसे सवालों को उठाया गया है, ऐसी ऊंची बातें की गई हैं जो मन के उस पार की हैं। आप अपनी ओर दृष्टि डाल के देखें कि हम कैसे सवाल करते हैं। ऐसे सवाल तो आजकल के अभी बच्चे भी नहीं पूछते। आजकल के बच्चे भी बिलीफ्स के ऊपर सवाल खड़ा करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसा ही एक आईना दिखाने वाला हूँ। आपको पता चलेगा कि हम किस तरह की गुलामी में डूबे हैं, किस तरह की नींद में हम चल रहे हैं। नींद वो नहीं जो हम रात को सोते हैं, बेहोशी। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 5 चीज़ें ऐसी बताऊंगा और कुछ नए प्रयोग करने को भी कहूँगा। पहला, हमारा जो अंतर स्वभाव है उन्हें किन परतों ने ढक रखा है। पहले मैं बताऊंगा कि वो परतें क्या हैं, क्योंकि कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसी कुछ चीज़ें भी हमारे भीतर होती हैं। दूसरा, लीकेजेस। अब हमने उन परतों को जान लिया, फिर मैं बताऊंगा वो परतें इतनी मैली हो चुकी हैं कि हमें हमारे अंतर स्वभाव को हम स्पष्टता से नहीं देख पाते। जैसे बादल सूर्य को घेर लेते हैं
मैंने पिछली कुछ वीडियोस में आपको कहा था, जैसे जैसे मैं आपको बताता जाऊंगा टीचिंग्स और भी मुश्किल होती जाएंगी। तीसरा, कुछ लोग सवाल करते हैं कि हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, उन्हें पता नहीं है कि क्या करना है। और सबसे महत्वपूर्ण, हमारे अंदर की गहराई में ये 5 चीज़ें हैं। अगर इनकी व्यवस्था सही ना चल रही हो तो जीवन में दुख, बीमारियां आती हैं। फिर अंत में जागृति की बात करूंगा, अवेयरनेस, नींद से छुटकारा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। हमारे अंतर स्वभाव को परत दर परतों ने ढक रखा है। मैं परतों की बात कर रहा हूँ। एक आम व्यक्ति तो ये जानता ही नहीं है, हमारे भीतर भी ऐसा कुछ होता है। ये जो परतें हैं ये बदलते हुए मौसम, बादलों के जैसी हैं। अब बादलों ने, खराब मौसम ने आसमान को घेर रखा है, इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि सूर्य का अस्तित्व ही नहीं है। ठीक वैसे ही हमारे अंतर स्वभाव को भी बादलों ने, परतों ने ढक रखा है। क्या है ये परतें? हमारा मन, भावनाएं, कल्पनाएं, वासनाएं। जैसे ही आप इन परतों को समझ जाओ और ये परतें हट जाएं, तो वो घटित हो जाएगा जो कभी गौतम बुद्धा ने कहा था या किसी और ने कहा था। फिर एक आम व्यक्ति और गौतम बुद्ध में ज़रा सा भी फर्क नहीं रह जाता। क्या इन परतों को इतना निखारा जा सकता है कि जैसे साफ पानी में नीचे का तल भी दिखने लगे? ज़ेन योग ने 4 सेंटर्स की बात की है, IESM। लेकिन आज एक नए सेंटर की मैं बात करना चाहता हूँ जिसे IN बोलते हैं। देखिए, इन नामों को आपको रट्टा नहीं लगाना है, इनका कोई इतना ज़्यादा महत्व नहीं है। सेब को एप्पल बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो भावनाओं को ई सेंटर बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको बस समझना है कि क्या बात हो रही है। आपको शायद पता ना हो, जितनी भी पहले मैंने प्रैक्टिसेस आपको करने के लिए बोली हैं वो इन्हीं 5 सेंटर्स को निखारने के लिए बोली गई हैं। और आज और भी आगे उनमें नई प्रैक्टिसेस, नए प्रयोग को हम करेंगे। तो जो पहला सेंटर है ये हमारी बुद्धि है, यानी जिसमें विचार, कल्पनाएं, नियम, कानून, सही गलत विचार चलते हैं। अगर आपको इन्हें थोड़ा सा और गहराई में समझना है तो आपको पिछली इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने इन पे बहुत गहराई में बात की है, तो आपको उन्हें समझना पड़ेगा। दूसरा जो सेंटर है इसमें हमारी भावनाएं, सही गलत भावनाएं जन्म लेती हैं। तीसरा जो सेंटर है इसमें हमारे सारे अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस काम होते हैं। हमारा बिहेवियर, हम रिएक्ट करते हैं, या जो हमारी बिलीव्स बनते हैं, या जो हमारा व्यक्तित्व का निर्माण होता है। ये जो चौथा सेंटर है ये थोड़ा सा मैथमेटिशियन की तरह काम करता है। जो पहले के 3 सेंटर है IES, ये जो भी मिलकर फैसले लेते हैं ये उन पे पक्की मोहर लगाता जाता है। उदाहरण के लिए अगर किसी का भावनाओं वाला सेंटर ज़्यादा सक्रिय है तो सारे काम भावनाओं से प्रभावित होकर वो व्यक्ति करेगा। जो 5वां सेंटर है, इस सेंटर का जिक्र पिछली किसी भी वीडियो में नहीं किया गया है। ये सेंटर बहुत ही जटिल है, इसमें बहुत ही मुश्किल, कॉम्प्लेक्स काम होते हैं। इस सेंटर में सारी बायोलॉजिकल गतिविधियाँ होती हैं, जैसे नींद में शरीर की मरम्मत करना, बीमारियों को ठीक करना, हृदय का धड़कना, या रक्त को पूरे शरीर में चलाना हो, यहाँ तक कि भोजन को सूक्ष्म हिस्सों में तोड़कर ऊर्जा में तब्दील करना हो। ये सारे काम ये 5वां सेंटर संभालता है। अब यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो आपको समझनी चाहिए, अगर पहले के 4 सेंटर्स की व्यवस्था बहुत ख़राब होगी तो ये जो 5वां सेंटर है ये अच्छे से काम नहीं कर पाता। इस पे इतना बोझ आ जाता है कि ना तो ये फिर शरीर को ठीक कर पाता है, ना ही भोजन को अच्छे से तोड़ पाता है, तो अनेकों बीमारियां आनी शुरू हो जाती हैं। आप देखोगे ज़्यादातर ये आम व्यक्ति के साथ होता है। बीमारियां इसलिए आती हैं कि सही ज्ञान नहीं है, सही मार्गदर्शन नहीं है। इन सब की वजह से चिंता, दुख है। और एक कहावत भी कही जाती है, चिंता और चिता एक ही समान है, क्योंकि स्ट्रेस जो है वो बीमारी को पैदा करता है, बीमारी स्ट्रेस को पैदा करती है, और फिर से स्ट्रेस बीमारी को पैदा करता है।
तो ये चक्रव्यूह चलता रहता है। इन 4 सेंटर की कमियों की वजह से या खराबी की वजह से 5वें सेंटर को इतना ज़्यादा बोझ उठाना पड़ता है कि वो ना तो अच्छे से खाना ही हजम कर पाता है, ना ही शरीर की मरम्मत कर पाता है, और व्यक्ति उम्र से पहले ही बीमार होना शुरू हो जाता है। तो आप यहाँ पे एक बात पे गौर करिए, अगर एक स्वस्थ व्यक्ति को अगर मैं मुश्किल साधनाएं करने के लिए कहूँ तो उसके लिए वो साधना करना मुश्किल होगा। तो आप ज़रा सोचिए, जो एक व्यक्ति बीमार है और वो अपने आप को बीमार करता ही जा रहा है, उसके लिए मुश्किल साधनाएं करना कितना कठिन होगा। अगर अध्यात्म में ये कहा गया है मैं मन नहीं हूँ, शरीर नहीं हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें इन दोनों को बिल्कुल ही छोड़ देना है या त्याग देना है। योग शब्द का मतलब कुछ लोग ये समझ लेते हैं कि एक्सरसाइजेस करना या प्राणायाम करना। नहीं, योग का सही अर्थ है मिलन, शरीर और मन, और जो तीसरी चीज़ है जिसे हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, इन तीनों का मिलन। अब एक बीमार मन और शरीर तो बीमारी में ही उलझे रहेंगे ना, इन दोनों से पार कैसे जा पाओगे आप। तो जब मैं आपको प्रैक्टिसेस करने के लिए कहता हूँ तो मैं आपको सेहत सिखा रहा हूँ, जीवन जीने की कला सिखा रहा हूँ। तो बीमारी आती कैसे है, उसके लिए हमें लीकेजेस को समझना पड़ेगा। पहले की वीडियोस में मैंने आपसे कहा था हमारे अंदर के जीवन में बाहर का जीवन 3 ही रास्तों से प्रवेश कर सकता है, श्वास के ज़रिए, भोजन के ज़रिए और 5 ज्ञान इंद्रियों के ज़रिए। इन 3 रास्तों से प्राप्त हुए तत्व हमारे अंदर के जीवन को प्रभावित करते हैं। अगर ये तत्व सत्व गुणों से भरे हैं तो ये मन और शरीर को शांत करते हैं, वरना लीकेजेस पैदा करते हैं। पहले हमने समझा था कि 5 परतें यानी 5 सेंटर क्या है। अब हम समझेंगे इन 5 सेंटर्स की लीकेजेस क्या हैं, यानी प्रॉब्लम क्या है, लीकेजेस क्या है। इसकी एक उदाहरण देता हूँ। आप एक विशाल समंदर पार करने निकले हो, अगर कश्ती में छेद हो जाए तो कश्ती का डूबना तय है। आम व्यक्ति की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। इन 5 सेंटर्स में कुछ ऐसे छेद हैं, इनमें कुछ कमियां हैं। वो कैसे? ये जो मैंने उदाहरण दी है ये हमारे अंदर की दुनिया में कुछ अलग ढंग से काम करती है। तो उसके लिए एक और उदाहरण देता हूँ। जैसे हम पानी को एक टंकी में इकट्ठा करते हैं, अगर टंकी में छेद हो जाए तो सारा पानी वेस्ट चला जाएगा। ठीक वैसे ही हम रात भर सोते हैं, अच्छा भोजन ग्रहण करते हैं, उससे हमारे शरीर में ऊर्जा इकट्ठी होती है। अब इन छेदों की वजह से ये सारी ऊर्जा वहाँ से बहनी शुरू हो जाती है और व्यर्थ हो जाती है। ये होता ऐसे है, हर व्यक्ति अपने जीवन के सुधार के लिए कुछ सोच विचार करता है। सोच विचार करते हुए विचारों की कहीं से एक आंधी सी आती है और मन को कहीं से कहीं भटका ले जाती है। व्यक्ति असल मुद्दे से भटक ही जाता है। व्यक्ति एक बात को सोचना शुरू करता है, ये जो हमारा मन अलग से 100 और बातें सोच लेता है, ये पहले सेंटर की लीकेज है। आपको शायद पता ना हो, प्रत्येक विचार हमारा जो शरीर रात भर सोने से, भोजन से जो कठिन मेहनत करके पोषण ग्रहण करता है, ऊर्जा प्राप्त करता है, व्यक्ति उस ऊर्जा का बेफिजूल इस्तेमाल करता है। या हम भावनाओं से प्रभावित होकर चिंता में डूब जाते हैं, और ज़्यादातर भावनाओं से प्रभावित होकर जो फैसले लेते हैं हम, उनके ऊपर बाद में पछताना ही पड़ता है। ये हमारे भावनाओं के सेंटर की लीकेज है। अब इन दोनों सेंटर की लीकेजेस को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने पहले एक प्रयोग आपको करने को कहा था, मन के भटकाव को देखना। अब बीमारियां बहुत से रूप में आती हैं, जैसे पुरुषों में रात को नाइट फॉल, वीर्यपात हो जाना सोते समय, ये एस सेंटर की लीकेज है। या बहुत सी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स का आ जाना। ये विषय थोड़ा सा और भी संवेदनशील है, इस पे मैं कभी विस्तार से बात करूँगा। पहले मैंने जितने भी प्रयोग आपको करने को बोले हैं
वो IES सेंटर के ऊपर हैं। लेकिन आज मैं कुछ ऐसे प्रयोग बोलूँगा जो उन प्रयोग के साथ आपको शामिल कर लेने हैं। जैसे मैंने कहा, मन का भटकना ऊर्जा का व्यर्थ होना है। भावनाओं से प्रभावित होकर चिंता करना, गलत फैसले लेना, ये भी ऊर्जा का व्यर्थ होना है। फिर सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आना, बीमारियां आना, ये भी ऊर्जा का व्यर्थ होना है। अब जो चौथा सेंटर है, इसमें ऐसा होता है कि कुछ लोग हाथ पैर हिलाने लगते हैं, अजीब हरकतें करने लगते हैं, या चिंता के समय नाखून चबाने लगते हैं, या फिर टेबल के ऊपर उंगलियों से म्यूज़िक बजाने लगते हैं। ऐसी कुछ अजीबोगरीब हरकतें, एक किस्म की बेचैनी सी लगी रहती है उन्हें। अब सवाल ये है कि जब व्यक्ति ये हरकतें कर रहा है, उस वक्त उसका होश कहाँ पे है? तुमने शायद अपने आप को कभी ठहर कर, कभी रुक कर देखा नहीं होगा। शरीर ऐसे ही बहुत से संकेत देता है कि कुछ गड़बड़ है। तनाव ऐसे ही बहुत से रास्तों से बाहर निकलने की कोशिश करता है, चाहे वो मन का भटकाव हो, बीमारियां हो, या ऐसी हरकतें करना हो। जब हम गौतम बुद्धा के बारे में पढ़ते हैं, वो ऐसे शांत होकर बैठ जाया करते थे। उनके माथे के ऊपर तनाव का एक भी रिंकल नहीं होता था। अब आपको एक बात पे गौर करनी है, और मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य भी यही है जो मैं अभी कहने लगा हूँ। ये जो पहले के 4 सेंटर्स हैं, जो 3 रास्तों से हम बाहर के तत्व ग्रहण करते हैं, अगर हम तनाव को भी ग्रहण कर लेते हैं तो इन 4 सेंटर्स में तनाव पैदा होता है, और ये तनाव विशाल बीमारियों का रूप भी ले सकता है। क्योंकि ये जो 4 सेंटर्स का तनाव है, ये 5वें सेंटर को प्रभावित करते हैं। ये जो 4 सेंटर्स में तनाव पैदा होता है, ये हमारे अंदर की जो सूक्ष्म प्राकृतिक व्यवस्था है, उसे तोड़ देते हैं। ये सेंटर हमारे शरीर की कोशिकाओं की मरम्मत करता है, नींद में बीमारियों को ठीक करता है, शरीर में रक्त को चलाता है, यहाँ तक कि भोजन से पोषण भी ग्रहण करता है। तो इन पहले 4 सेंटर की जो व्यवस्था है, अगर वो खराब हो जाए तो ये 5वां सेंटर अपना काम ठीक से नहीं कर पाता। ये हमारे शरीर को जो चलाए रखने वाली जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो करता है। फिर जैसे हम कहते हैं, वो व्यक्ति कैंसर के कारण मर गया, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कैंसर एक दिन में नहीं पैदा होता। सालों तक गलत आदतों से थोड़ा थोड़ा कैंसर पैदा होता है, और फिर एक दिन हद पार हो जाती है। तो ये जो हमारे शरीर की प्राकृतिक व्यवस्था है, इसकी देखभाल करना भी अध्यात्म है। तो आज जो आपको पहला प्रयोग करना है, ये शारीरिक रूप से आपको शांत करेगा। फिर 2 और प्रयोग आपको जागृति के लिए, अवेयरनेस के लिए, होश के लिए करने को कहूँगा। तो अपने शरीर के प्रति होश, अवेयरनेस से भरने के लिए आपको ये प्रयोग दिन में 2 से 3 मिनट तक कर लेना है। शांत होकर किसी भी पोजीशन में बैठ जाना है। अपने शरीर को सर से पैर तक ढीला छोड़ देना है। ज़रा सी भी हिलजुल नहीं होनी चाहिए। ज़रा सा से मेरा मतलब है यहाँ तक कि आंखें भी नहीं हिलनी चाहिए। आप आंखों को बंद या खुली रख सकते हैं। इस स्थिति में आप अपने शरीर के प्रति होश से भरे होंगे। कुछ लोग तो पहली दफ़ा जानेंगे कि वह इतनी शांति से बैठ ही नहीं पाते। इस प्रयोग का मकसद है अपने शरीर के प्रति होश से भरना, क्योंकि मन के प्रति हम बहुत से प्रयोग पहले कर चुके हैं। इस प्रयोग से होगा ये, जब भी आप कभी मूर्छा में, बेहोशी में ऐसी हरकतें करने लगोगे तो एकदम से आपको इस अभ्यास का अनुभव होगा। इस प्रयोग को वो व्यक्ति और भी अच्छे से कर सकता है जिसकी श्वास की प्रक्रिया प्राकृतिक रूप से बिल्कुल सही है। श्वास को कैसे शुद्ध करना है उसे मैं आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। जागृति का अर्थ है अवेयरनेस, होश। अब इस होश को जबरदस्ती नहीं लाया जा सकता जब तक हम अपने आप से होश पूर्वक सवाल नहीं करते।
हम अपने पूरे दिन में कुछ ऐसे काम करते हैं जिस काम को करने की ज़रूरत भी नहीं है। उस काम को करने से हमारा कीमती वक्त, हमारी ऊर्जा व्यर्थ चली जाती है। तो आज से और अभी से, तो आप अभी जो भी काम कर रहे हो, जैसे ये वीडियो देख रहे हो, तो सवाल पूछें अपने आप से, क्यों देख रहे हो? क्या उद्देश्य है इस वीडियो को देखने का? उदाहरण के लिए कुछ लोग बहुत समय सोशल मीडिया पे बर्बाद करते हैं। अगर वो अपने आप से सवाल पूछें, क्या उद्देश्य है मेरा सोशल मीडिया चलाने का? अगर सवाल ईमानदारी से पूछा गया तो उसका उत्तर भी ईमानदारी से ही आएगा। उत्तर आएगा समय की बर्बादी। तो सवाल ऐसे करना है जैसे कि आपका जीवन निर्भर करता हो उस पे। ऐसे होशपूर्वक स्पष्ट सवाल करने से आप पाओगे आधे से ज़्यादा बेफिजूल आदतें, काम आपके यूं ही छूटने लगेंगे, नींद टूटने लगेगी। तीसरा प्रयोग, ये प्रयोग सबसे महत्वपूर्ण मानता हूँ मैं, जिसके लिए आपने इस पूरी वीडियो को देखा है। इस दुनिया में हमने इतनी सफलता प्राप्त कर ली है, चाहे वो विज्ञान हो, चिकित्सा हो, फैक्ट्रीज हो, यहाँ तक के अणु की खोज भी हो चुकी है। लेकिन क्या आप इसे सच में विकास कहेंगे? 200 साल पहले हमारे परदादाओं के भी परदादा भाषा के 100 शब्दों को जानते थे, विज्ञान के कुछ तथ्यों को जानते थे। लेकिन अगर हम आज की बात करें, हमारी बात करें, हम अपने दादाओं परदादाओं से उनसे 100 गुना ज़्यादा ज्ञान रखते हैं। हमारे दादा परदादा अगर एक फल को सेब कहते थे और आज हम उसे एप्पल बोलते हैं, तो उसमें कोई बड़ी उपलब्धि की बात नहीं है। अगर शब्द इकट्ठा करना ही विकास होता तो हमारा इतना विकास हो जाना चाहिए था। एक किताब के सफ़ेद पन्नों पे काली स्याही से कुछ लिखा है। किताब के पन्नों पे उस लिखी हुई स्याही को काल्पनिक स्याही से बदलकर अपने दिमाग में लिख लेना कोई बड़ी उपलब्धि की बात नहीं है। इसे सिर्फ और सिर्फ रट्टा लगाना कहते हैं। पहले कमज़ोर शब्दों की बेहोशी ने हमने घेरा था, कुछ किताबें पढ़ लेने से मजबूत शब्दों की बेहोशी ने घेर लिया। तो हमारे पास इतना ज्ञान है पहले के लोगों से, इतना ज्ञान होने के बाद भी अपनी ओर दृष्टि डाल के देखें कितनी ऊंची सोच हम रख पाते हैं। जब इतना ज्ञान भी नहीं था, फिर भी गौतम बुद्धा ने ऐसी बातें कह दी थी जिसकी आम व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता। या भारत के धर्म ग्रंथों में ऐसी बातें, ऐसे सवाल उठाए गए हैं जिनका कोई जवाब ही नहीं है। मैंने ज़ेन योगा पे इतनी वीडियोस बनाई हैं, लेकिन ज़ेन योगा में जो शब्द कहे गए हैं मैंने उनका बहुत कम इस्तेमाल किया है। मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़ेन योगा भावनाओं को ई सेंटर बोले या बुद्धि को आई सेंटर बोले। तो वीडियो की शुरुआत में मैंने बोला था हमारे जन्म का, हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, या आपके भी मन में ये सवाल आता होगा। तो उसका सीधा सा जवाब ये है, अपने आप को जानना, मन की शांति, अपने ऊपर काम करना। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पैसों की भी ज़रूरत है, तो वो भी अध्यात्म का ही हिस्सा है। इससे बेहतर उद्देश्य आपको ढूंढने पे नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आप अपने आप पे काम करते हो तो आप में इतनी परिपक्वता आ जाएगी कि बाकी के छोटे उद्देश्य तो यूं ही पूरे हो जाएंगे। तो आखिर में आपको एक और प्रयोग करना है। हमारे ये जो 5 सेंटर है, ये एक तरह के अहंकार है, ईगोस हैं। इनका अपना अपना एक रूप है। मानो जैसे एक घर में 5 नौकर रह रहे हों। हर नौकर का अपना अपना काम है और हर एक नौकर अपने अपने काम को पूरी तरह से जानता है। लेकिन गड़बड़ तब होती है जब एक नौकर दूसरे नौकर का काम करने लगता है। मैथमेटिशियन का काम घर संभालने वाला रखने लगता है, तो गड़बड़ होने लगती है। जैसे सोचने का काम भावनाएं करने लगती हैं। एक आम व्यक्ति विचारों और भावनाओं को ऐसे मिक्स करता है जैसे किसी ने दूध में पानी मिला दिया हो। फिर मुश्किल हो जाएगा कि दूध क्या है और पानी क्या है। और जब आपको लगे कि आपके फालतू काम छूटने लगे तो आपके पास वक्त बहुत होगा। डायरी पे नोट करें, देखें कि कौन से सेंटर की लीकेज इस पूरे दिन में आपके साथ हुई। कितने फैसले आपने भावनाओं में बहकर लिए, कितनी बार आपका मन भटका। नोट करने के अभ्यास से जब भी आप कभी भावनाओं को विचारों के साथ मिक्स करोगे या मन आपका भटकेगा,
तब आपको उस अभ्यास का होश आएगा। फिर शायद आपको एक दिन ऐसे अभ्यास करने की ज़रूरत भी नहीं होगी, लेकिन अभी ऐसा करने की ज़रूरत है। इतना होश के साथ जीना आपको वैराग्य की तरफ ले जाता है, क्रिटिकल सर्टन स्टेज की तरफ ले जाता है, और फिर वो घटित हो जाता है जैसा कभी गौतम बुद्धा ने कहा था। अगर ये जो मैंने लास्ट में बोला, अगर आप इस बात की और डेप्थ में, गहराई में जानना चाहते हैं, तो इस पे मैंने जागरण के ऊपर 5 या 6 वीडियोस बनाई हैं। वो वीडियोस आपकी बहुत मदद करेंगी अपने अंतर स्वभाव को स्पष्टता से देखने के लिए।